अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 18 दैट इज बुद्धिज्म एंड अर्ली किंगडम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म, वन ऑफ द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बुद्धिज्म इज ए रिलीजन जो कि दुनिया में बहुत सी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। ज्यादातर श्रीलंका में, साउथ एशिया में, चाइना में और जापान में, इन कंट्रीज में बुद्धिज्म सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। बुद्धिज्म के फॉलो किए जाने की एक बड़ी वजह यह है कि ये रिलीजन नॉन वायलेंस को प्रीच करता है, यानी कि ये कहता है कि जंगें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को अमन से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इसलिए इस रिलीजन को बहुत सी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। फाउंडेड बाय अ प्रिंस फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया नेम्ड सिद्धार्था गौतमा। अब ये रिलीजन शुरू किसने किया था? ये रिलीजन शुरू किया था एक शहजादे ने, एक प्रिंस ने, जिसका नाम था सिद्धार्था गौतमा। और वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था नॉर्दर्न इंडिया से। At the age of 29, left his palace, wondered why human beings had to suffer. यानी कि जब वो 29 years का था तो उसने अपना महल छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चे छोड़ दिए और वो ये तलाश करने के लिए निकल पड़ा कि आखिर ह्यूमन बीइंग्स इतना सफ़र क्यों करते हैं। वो जब अपने महल से एक दिन बाहर निकला और उसने मुख्तलिफ इंसानों को तकलीफ में देखा, तो फिर उसने सोचा कि मैं अब जगह जगह घूमूंगा और ये देखूंगा कि असल में इंसानों को तकलीफ आखिर उठानी ही क्यों पड़ती है। Realized people suffer due to ignorance and greed. जब वो जगह जगह घूमा तो उसको आखिरकार ये रियलाइज हुआ, ये अंदाजा हुआ कि इंसानों को इसलिए तकलीफ उठानी पड़ती है ड्यू टू इग्नोरेंस एंड ग्रीड। बच्चों, इग्नोरेंस हम कहते हैं किसी चीज का ना पता होना, बिल्कुल ही किसी बारे में ना पता होना या जाहिल होना, इसको हम कहते हैं इग्नोरेंट होना। और ग्रीड हम कहते हैं लालच को। तो गौतमा बुद्धा ने कहा कि इंसानों को तकलीफ इग्नोरेंस और ग्रीड की वजह से उठानी पड़ती है। He traveled, preached his fourfold noble truths. वो जगह जगह घूमा और उसने अपने fourfold noble truths के बारे में लोगों को बताया। अब वो fourfold noble truths क्या थे? पहला तो था life is suffering, यानी कि बुद्धा कहता था कि life is suffering, life तकलीफ का नाम है, आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर सुकून आ जाए और सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहें। आपको हमेशा इसकी कोई ना कोई प्राइस पे करनी पड़ती है। सफरिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस। ये बात हमने अभी पहले भी की कि सफरिंग की वजह क्या होती है? सफरिंग की वजह होती है आपका लालच, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का लालच। और इग्नोरेंस यानी कि जब आपको चीजों की समझ नहीं होती, जब आपको चीजों का पता नहीं होता, जब आप इग्नोरेंट होते हो, तो ये चीज आपकी जिंदगी में मुश्किलें लेकर आती है। थर्ड पॉइंट था सफरिंग कैन बी ओवरकम बाय डिफीटिंग इग्नोरेंस। उसने कहा कि अब सफरिंग का हल क्या है, तकलीफ कम करने का हल क्या है। तो उसने हल ये बताया कि अगर आप अपनी इग्नोरेंस को कम कर लो, यानी कि अगर आप चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो, चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दो, तालीम हासिल करना शुरू कर दो, तो फिर आपकी इग्नोरेंस कम हो जाती है और ग्रेजुअली आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात भी कम होने लग जाती हैं। जब आप चीज़ों को समझते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि अगर कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। People must follow the eightfold path. फोर्थ पॉइंट था
कि लोगों को उसके 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए। अब 8 फोल्ड पाथ क्या था? 8 फोल्ड पाथ में थे 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था राइट व्यू, यानी कि आप जो सोचो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अगर आपका व्यू अच्छा होगा तो फिर आप खुश रहोगे। दूसरा पॉइंट था राइट थिंकिंग, ऑलमोस्ट द सेम, कि आपने अपनी सोच को अगर अच्छा रखोगे तो फिर ग्रेजुअली आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अगर आपकी सोच ऑप्टिमिस्टिक होगी तो आपकी जिंदगी भी ऑप्टिमिस्टिक ही गुजरेगी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव। राइट स्पीच, यानी कि अच्छा बोलो। तो बच्चों, ये सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं कहता, ये तो हमारा अपना मजहब भी कहता है, इस्लाम भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, तकरीबन दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि आप बहुत सोच समझ कर बोलो। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो ये वही वाली बात है कि आप जो भी बोलो आप सोच समझ कर बोलो। आपके अल्फाज से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सही बात करो। और अगर आपके पास अच्छा बोलने को नहीं है या आपको किसी चीज पर बहुत गुस्सा है तो बेहतर है कि आप खामोश ही रहो। राइट कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है काम, कि आप कोई काम किस तरह करते हो। तो राइट कंडक्ट मतलब आपके काम ठीक होने चाहिए। आप जो भी काम करो आप ठीक तरीके से करो। अगर आप इस तरह चलोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी और आसानी से गुजरेगी। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड हम कहते हैं कि जो जिस तरह आप कमाते हो, जिस तरह आप पैसा कमाते हो या जो भी चीजें आप लेकर आते हो, आपका जो कमाने का जरिया है वो ठीक होना चाहिए। आम जबान में जिसे हम कहते हैं ना, हलाल कमाई और हराम कमाई, ये वो पॉइंट है कि हलाल तरीके से कमाओ, ठीक तरीके से कमाओ, किसी का नुकसान करके आप ना कमाओ या चोरी डकैती ये सब काम ना करो, बल्कि आप जिस तरह भी अपना लाइवलीहुड कमाओ वो तरीका ठीक होना चाहिए। राइट एफर्ट, यानी कि आपकी कोशिशें भी ठीक होनी चाहिए। आप जो भी मेहनत मजदूरी करो वो ठीक होनी चाहिए। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो वो किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए करो, ना कि नेगेटिव पर्पस के लिए। राइट माइंडफुलनेस, यानी कि आपका जो सोचने का तरीका है वो ठीक होना चाहिए। आपका विजन ठीक होना चाहिए। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों लेट मी टेल यू कि आपकी सोच का आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आपकी जिंदगी में ज्यादातर नेगेटिव काम ही होंगे। आपको दूसरे लोगों में भी नेगेटिविटी ही नजर आएगी। आपको दूसरों में बुराइयां ज्यादा नजर आएंगी, अच्छाइयां कम नजर आएंगी। आप खुद भी बहुत कम खुश रहोगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चीज होगी भी तो आपकी नेगेटिविटी वाली हैबिट उसको नेगेटिव कर देगी। इसलिए कोशिश करो कि आप ठीक सोचो और अच्छा सोचो। एंड देन राइट कंसंट्रेशन, और जो भी काम करो वो फुल कंसंट्रेशन के साथ करो, पूरे ध्यान के साथ करो। ऐसा ना हो कि आप एक काम कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान किसी और काम में लगा हुआ है। ऐसे दोनों काम ही अच्छे से नहीं होंगे। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो आप अपना पूरा ध्यान उस काम में लगाओ ताकि वो काम आप अच्छे तरीके से कर सको। तो ये थे 8 पॉइंट्स, 8 फोल्ड पाथ जो गौतम बुद्धा ने दिए थे, और वो चाहता था कि लोग इनको फॉलो करें ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। बुद्धिज्म साइकिल ऑफ रीबर्थ। अब बुद्धा ने एक और बात भी की थी, ही गेव साइकिल ऑफ रीबर्थ। साइकिल ऑफ रीबर्थ क्या है? साइकिल ऑफ रीबर्थ ये कहता है कि आप मरते नहीं हो कभी भी। लाइफ के बाद आती है डेथ, और डेथ के बाद आपकी रीबर्थ हो जाती है। यानी कि आप जिंदगी जीते हो, फिर आपको मौत आती है और उसके बाद एक और साइकिल शुरू हो जाता है रीबर्थ का। और उसने ये भी कहा कि अगर आप इस जिंदगी में अच्छे काम करते हो तो फिर जब आप दोबारा पैदा होते हो
तो आप किसी न किसी अच्छी फॉर्म में पैदा होते हो, लेकिन अगर आप जिंदगी में बुरे काम करते हो तो फिर जो आपको अगली जिंदगी मिलती है उसमें आपकी हालत अच्छी नहीं होती। He gave concepts of karma and nirvana. अब ये दोनों क्या कंसेप्ट्स हैं? पहले बात कर लेते हैं हम कर्मा की। तो कर्मा ये है कि अगर आप किसी के साथ बुराई करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है बिल्कुल उसी वक्त ना पहुंचे, लेकिन लेटर ऑन एट सम स्टेज इन योर लाइफ आपको अपने बुरे का बदला जरूर मिलेगा। जैसे बच्चों, हमारे मजहब में, इस्लाम में भी कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आपको उसकी सजा मिलेगी। इसी तरह तकरीबन हर रिलीजन में इस बात को माना जाता है कि अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ बुराई करोगे तो फिर आपको उस बुराई का बदला चुकाना पड़ेगा, आपके साथ भी बुरा होगा। इसलिए इस सब को कहते हैं कर्मा। और दूसरा कंसेप्ट जो बुद्धा ने दिया, दैट वाज ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा क्या है? निर्वाणा ये है कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप खुश रहोगे, आपको उसका फायदा मिलेगा और आप एक अच्छी और पीसफुल जिंदगी गुजारोगे। तो कौन से दो कंसेप्ट्स दिए उसने? कर्मा एंड निर्वाणा। कर्मा क्या? कि अगर आप किसी के साथ बुराई करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। एंड व्हाट इज निर्वाणा? अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं द मौर्यंस की। नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन 300 BC फ्रॉम द ईस्ट। अब जो अगले इन्वेडर्स आए जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया इन 300 BC, वो थे द मौर्यंस। और उन्होंने किस तरफ से हमला किया? फ्रॉम द ईस्ट। पावरफुल किंगडम ऑफ मौर्यन एम्परर्स। अब जो मौर्यन एम्परर्स थे उनका किंगडम बहुत पावरफुल था, वो अपने किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। और इसकी क्या वजह थी कि वो अपने किंगडम को इतना सक्सेसफुली चला रहे थे? Mauryans conquered all of northern India, Pakistan and Afghanistan. Strict laws, right army, police everywhere. उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने असूल बहुत सख्त बनाए और उन असूलों पर अमल करवाने के लिए उनके किंगडम्स में जगह जगह पुलिस भी खड़ी हुई होती थी कि अगर कोई किसी रूल को तोड़ेगा, किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो इस वजह से वो अपने किंगडम्स को बहुत अच्छे तरीके से चला लेते थे। स्ट्रिक्ट लॉज यानी कि सख्त असूल, राइट आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को भी बिल्कुल ठीक रखा, स्ट्रॉन्ग रखा। पुलिस एवरीवेयर, मैंने पहले भी बताया, जगह जगह पुलिस खड़ी की हुई थी ताकि लोग रूल्स को फॉलो करें। अगर आप वो किंगडम या वो एम्पायर देखो जिसको मौर्यन एम्पायर कहा जाता है, तो वो आज का बिहार है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स कि बिहार किस जगह पर है। देन मौर्यंस कॉन्कर्ड ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और अपनी इन्हीं स्ट्रैटेजीज की वजह से, अपनी इन्हीं कामयाबियों की वजह से उन्होंने बहुत से एरिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान पे। अब बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त सब कॉन्टिनेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में डिवाइडेड नहीं था। यहाँ पर ये इस तरह सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि हम कौन से एरियाज की बात कर रहे हैं। स्टेट ओन्ड एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, और जो मौर्यंस थे उनकी गवर्नमेंट ने कुछ घोड़े और हाथी भी रखे हुए थे। किस लिए रखे हुए थे? इसलिए कि अगर लोगों ने ट्रेवल करना हो तो वो गवर्नमेंट को कुछ पैसे देकर वो हॉर्सेस या एलिफेंट्स यूज कर सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज आप कोई कार रेंट करो, उसका रेंट पे करो, उसको यूज करो और फिर आप वो कार वापस कर दो। Many schools and colleges were opened, यानी कि उनका तालीम की तरफ भी रुझान था
और बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए थे। रोड्स वर बिल्ट, इसके अलावा रोड्स बनाई गई थी, यानी अगर हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स वर देयर फॉर ट्रेवलिंग तो रोड्स भी बनाई गई थी ताकि लोगों को ट्रेवल करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। जगह जगह पुलिस तो वैसे ही खड़ी हुई थी, इसके अलावा रोड्स भी बनी हुई थी, तो लोग बड़ी आसानी से ट्रेवल कर लिया करते थे। पीपल कुड ट्रेवल सेफली। काश्त्रियाज, बच्चों अब ये भी कहा जाता है कि ये जो मौर्यंस हैं ये बेसिकली आर्यंस की जो एक डिवीजन थी कास्ट सिस्टम में, काश्त्रियाज, ये वहां से आए थे। और काश्त्रियाज में कौन से लोग आते थे? किंग्स, सोल्जर्स एंड लीडर्स। तो ये माना जाता है कि मौर्यंस बेसिकली आर्यंस की सब डिवीजन में से आए थे, और जिस डिवीजन में से वो आए थे उस डिवीजन में आते थे किंग्स, सोल्जर्स एंड लीडर्स। और शायद इसी वजह से जो मौर्यंस थे उन्होंने अपना किंगडम बहुत अच्छे तरीके से चलाया। तो बच्चों यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है आपने उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अच्छा होगा अगर आप खुद भी इन टॉपिक्स पर रिसर्च करो, इमेजेस देखो और मजीद पढ़ो, और गौतमा बुद्धा के डिफरेंट रूल्स और कोट्स को भी देखो, क्योंकि बुद्धा के बहुत से कोट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।